अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम। पेश खिदमत है ताहिर जावेद मुग़ल के कलम से लिखा हुआ एक शाहकार इंस्पेक्टर नवाज सीरीज़ का एक नया नावल जिसका नाम है एक खुदादा वीर। ये कहानी जो शुरू होती है एक मेले में होने वाली मामूली सी छेड़छाड़ से शुरू होती है और फिर इसकी लपेट में जो ये वाक़यात चलते हैं उसकी लपेट में गांव के जो नंबरदार है उसकी बेटी और कसाईयों के घर का एक लड़का भी इसमें शामिल हो जाता है। फिर आगे ये वाक़यात जो हैं किस तरह नहायत खूनरेज़ हादसात में तब्दील होते हैं वो आपको ये कहानी सुनकर पता चलेगा। तो चलिए सुनते हैं एक खुदादा वीर, मुसन्निफ़ ताहिर जावेद मुग़ल। एक खुदादा वीर। दावत ठीक ठाक थी। 3-4 किस्म का बकरे का गोश्त, तली हुई मछली और भुने हुए बटेर। दलजीत सिंह ने अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ी थी। रात करीबन 10 बजे मैं और एएसआई गोविंदर वापस रवाना हुए। दलजीत सिंह का तांगा हवेली के दरवाजे के बाहर तैयार खड़ा था। हमारे बैठते कोचवान ने चाबुक लगाई और तांगा कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाता आगे बढ़ने लगा। 1 फरलांग के बाद नहर की पटरी आ गई और हिचकोले जरा कम हो गए, लेकिन सामने से लगने वाली हवा कुछ और ठंडी हो गई। तकरीबन 3 मील आगे एक पुल था। उस पुल से जोधपुर कोई 3 फरलांग के फासले पर था। जोधपुर थाने का चार्ज संभाले मुझे आज सिर्फ 3 रोज हुए थे। जिस गांव से हम दावत खाकर आ रहे थे, दलजीत सिंह वहां का बाअसर जमींदार था। वो मुसलसल 3 दिन से इसरार कर रहा था कि मैं उनके घर रात का खाना खाऊं। आज शाम उसने तांगा ही भेज दिया। मजबूरन जाना पड़ा। वैसे भी दलजीत सिंह जोधपुर के सबसे अहम शख्स शरीफ नंबरदार का दोस्त था। शरीफ नंबरदार कहने को तो शरीफ नंबरदार था, लेकिन मुझे 2 ही दिन में अंदाजा हो गया था कि ना तो वो शरीफ है और ना ही नंबरदार है। उसकी हैसियत नंबरदार से कहीं ज्यादा थी। दरअसल उसका छोटा भाई जो किस्मत से कुछ पढ़ लिख गया था, सियासत में पांव रखता था। बड़े बड़े लोगों से उसका मिलना जुलना था। शहर में उसने अपना कोई कारोबार भी शुरू कर रखा था। पिछले दिनों उसकी कोशिशों से पुल से जोधपुर जाने वाली सड़क को नींव पुख्ता कर दिया गया था। आजकल नहर की पटरी को मजबूत किया जा रहा था। कोई 5 फरलांग आगे जाकर तांगा रुक गया। यहाँ से एएसआई गोविंदर का गांव थोड़े ही फासले पर था। उसने मुझसे इजाजत ली और पिछली सीट से उतरकर गांव की तरफ चल दिया। तांगा फिर रवाना हो गया। मैं अपने ख्यालों में मगन बैठा था। थोड़ा आगे जाकर तांगे की रफ्तार फिर कम होने लगी। मैंने सर उठाकर देखा। सामने पटरी पर खेतों के साथ एक बैलगाड़ी तिरछी खड़ी थी। दाएं तरफ मिट्टी के ढेर लगे थे, इसलिए रास्ता तकरीबन बंद हो गया था। 2 आदमी बैलगाड़ी पर शलगम लाद रहे थे। कोचवान ने उनको आवाज़ दी, लेकिन वो अपने काम में मगन रहे। मैंने भी उन्हें रास्ता देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तांगे से उतरकर उनके पास जा पहुंचा। क्या बात है जवानों, तुम रास्ता क्यों नहीं देते? और तुम कौन हो इतनी गर्मी से बोलने वाले? उनमें से एक ने मुझे मोटी सी गाली देते हुए कहा। लगता था उसने शराब पी रखी थी। मैं खुद पर काबू न रख सका। बताओ मैं कौन हूं? वो आगे बढ़ा। बताओ। मैंने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा। वो उलटकर खेत में जा गिरा। उसका दूसरा साथी तेजी से आगे बढ़ा। मैंने उसके बाल पकड़कर लातों और मुक्कों से उनकी तवाज़ो शुरू कर दी। इतने में शोर सुनकर खेतों में काम करते हुए 3-4 आदमी और आ गए। 2 ने कोचवान को पीटना शुरू कर दिया और बाकी मुझ पर पिल पड़े। अगर सिर्फ वो दोनों होते तो मैं उनसे बखूबी निपट सकता था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई थी। 1-2 जोरदार मुक्के मुझे लगे। मेरा पाँव किसी चीज़ से टकराया और मैं पुश्त के बल खेत में गिर गया। जिस शख्स को मैंने थप्पड़ मारा था वो मुझसे लिपट गया। उसके एक हाथ में दरांती नजर आ रही थी। वो नशे में था और कुछ भी कर सकता था। तब मैंने देखा नहर में से एक आदमी निकला और भागता हुआ हमारी तरफ आया। वो आते ही मुझ पर हमला करने वालों पर टूट पड़ा। मैंने भी उठकर एक आदमी की ठुकाई शुरू कर दी। चंद ही मिनट में हमला आवर भाग गए। एक शख्स को मेरे मददगार ने काबू में कर लिया था। वो उसे गिरेबान से खींचता हुआ मेरी तरफ ला रहा था। साथ साथ वो उसे गालियां भी दे रहा था। हरामखोर, सरकारी अफसरों पर हाथ उठाते हो? मेरे करीब आकर बोला, ये लीजिए सरकार। उसकी आवाज में अजीब तरह की बेबाकी थी। मैंने गौर से उसे देखा। उसकी उम्र को 19-20 साल रही होगी। लंबा कद, चौड़े शाने और छरेरा बदन। कुशादा पेशानी के नीचे 2 रोशन आंखें चमक रही थी। उसके लंबे लंबे बाल माथे से चिपके हुए थे और कपड़े भी गीले हो रहे थे। मेरा ख्याल है कि जब लड़ाई शुरू हुई तो वो नहर के दूसरे किनारे पर था। मेरी मदद के लिए उसने सख्त सर्दी में नहर के अंदर छलांग लगा दी थी। वाकई उसने जवा मर्दों वाला काम किया था। मैंने उसको शाबाश दी। उसने अपना नाम हीरा बताया। वो मुसलमान था और जोधपुर में ही
गोश्त की दुकान करता था। हमने पकड़े जाने वाले शख्स को तांगे में सवार किया और जोधपुर की तरफ रवाना हो गए। दूसरे दिन मैंने उसके 2 दूसरे साथी भी पकड़ लिए। दोपहर तक उनकी अच्छी ठुकाई हुई। दोपहर को नंबरदार शरीफ आ गया। उसने उनकी सिफारिश करनी शुरू कर दी। कहने लगा कि उसके एक रिश्तेदार के मज़ारे हैं। गलतफहमी की वजह से सब कुछ हुआ है। कुछ तो किए की सज़ा मिल गई है, बाकी भी आपकी खिदमत में हाजिर होकर माफ़ी मांग लेते हैं। उसके कहने पर मैंने तमाम अफराद को छोड़ दिया। कोई 2 हफ्ते बाद जोधपुर में एक मेला था। उस मेले में शरीफ के 2 लड़के किसी से झगड़ पड़े। दोनों जब थाने आए तो उनके सरों पर पट्टियां बंधी थी और चेहरे पर नील थे। शरीफ ने बताया कि मेले में नाचने वालों को पैसे देने पर झगड़ा हुआ था। उसने 5 अफराद के नाम पर्चा कटवाया। मैंने एएसआई को सिपाही देकर भेजा। वो दोपहर के वक्त मुलजिमों को थाने ले आया। एक मुलजिम को देखकर मैं चौंक पड़ा। वो हीरा था। मुलजिमों में वो सबसे नुमाया नजर आ रहा था। मैंने पूछगछ शुरू की तो पता चला कि झगड़ा पैसे देने पर नहीं, बल्कि नाचने वाले लड़के को छेड़ने पर हुआ था। शरीफ के लड़के उसको तंग कर रहे थे। हीरे ने यह भी बताया कि झगड़े में वो अकेला था, उसका कोई साथी उसके साथ शामिल नहीं था। इतने में कसाईयों के 3-4 आदमी और भी आ गए। वो जवाबी पर्चा कटवाना चाहते थे। उनका इल्ज़ाम था कि शरीफ नंबरदार और उसके साथियों ने उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा है और औरतों की बेइज्जती की है। दोनों फरीक अपनी अपनी बात पर जोर दे रहे थे। मैंने एएसआई गोविंदर को इशारा किया और उसने 2 सिपाहियों को मेले की तरफ रवाना कर दिया। थोड़ी ही देर बाद वो उस लड़के को लेकर आ गए जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था। मैंने उन्हें अलग कमरे में भेज दिया। लड़के के साथ उसका बाप भी था। वो किसी खाना बदोश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। लड़का 13-14 साल का था और बहुत खूबसूरत था। वो लड़की का स्वांग भर के नाचता था। मैंने उसके बाप से हकीकत बयान करने को कहा। उसने बताया कि नंबरदार के लड़के हमारी रोज़ी में लात मार रहे थे। वो हमें तंग करते थे और मेरे लड़के से छेड़छाड़ करते थे। मैंने उन्हें मना किया तो मुझे भी गालियाँ देकर चुप करा दिया। जब उनकी शरारतें हद से बढ़ गईं तो इस दूसरे लड़के ने उनकी पिटाई कर दी। वो बड़ा जीदार लड़का है जी, आप यकीन नहीं करेंगे। नंबरदार के दोनों लड़कों के साथ 3-4 अफराद और भी थे। उसने उन सब का टक्करें मार मार कर हुलिया खराब कर दिया। सब चीखें मारते हुए भाग गए। क्या उसके साथ कोई और लड़के भी थे? नहीं जी, वो अकेला उनसे संभाला नहीं जाता था। जिसको टक्कर पड़ती थी भाग जाता था। बड़ा शेर बच्चा है जी वो, और वैसे भी किस्मत वाला है, वरना नंबरदारों ने उसे छोड़ना नहीं था। सारी बात तफसील से बताओ। मैंने कहा तो उसने बताया कि झगड़े के बाद नंबरदार के लड़के 30-40 साथी लेकर उसके घर पहुंचे। ये सब लोग हॉकियों और डंडों से मुसल्ला थे। चंद के पास बंदूकें भी थी। पहले तो ये घर से बाहर ललकारे मारते रहे, फिर दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। सुना है कि उन्होंने औरतों को गालियां दी और घर में मौजूद एक मर्द को थप्पड़ मारे। खुशकिस्मती से ये लड़का हीरा घर में नहीं था। वो उस वक्त कुएं पर नहा रहा था। उसके आने से पहले वो लोग वापस चले गए। मामले की पूरी तफसील मेरे सामने आ चुकी थी। मैंने दोनों फरीकों को सुलह की तरफ लाने की कोशिश की। ठीक है, नंबरदार के लड़कों की पिटाई हुई थी, चाहे वो एक शख्स ने की थी या ज्यादा ने। उन्होंने भी कसाईयों के घर का दरवाज़ा तोड़ दिया था। जिन लोगों ने पहला वाक़या देखा था उन्होंने ही दूसरा भी देखा था। दोनों ने एक दूसरे की बेइज्जती कर ली थी, या ये समझ लें कि अपनी अपनी इज्जत बना ली थी। नंबरदार के लड़कों का जुर्म ज़्यादा संगीन था। बहरहाल मैंने दोनों फरीकों को समझौते पर आमादा कर लिया। दोनों तरफ से झगड़ा ना करने की जमानत लेकर मैंने सबको जाने की इजाज़त दे दी। शरीफ नंबरदार कुछ देर मेरे पास बैठा रहा। वो इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं था। सिर्फ 24 घंटे बाद इस सिलसिले का दूसरा वाक़या रोनुमा हो गया। हीरा अगले रोज़ शाम के वक्त फिर मेले में जा पहुंचा। नंबरदार के लड़के भी शायद उसी की ताक में थे। हीरा लोगों के दरमियान खड़ा नाच देख रहा था कि एक पहलवान नुमा शख्स ने पीछे से उसको गिरफ्त में ले लिया। 2 आदमी सामने से उसके मुंह पर मुक्के मारने लगे। वो शायद उसकी हड्डी पसली बराबर करने का इरादा करके आए थे। वो उसको मार रहे थे और कह रहे थे कि अपनी नाक से लकीरें निकालो। वो कह रहा था, मुझे छोड़ो तो सही, फिर मैं लकीरें निकालता हूँ। ये सारी बातें मुझे मेरे मुखबिर बिलाल शाह ने बताई। हीरे की छोटी बहन ने यह माजरा देखा तो वो रोती हुई घर को भागी। घर में हीरे के 2 भाई और रिश्तेदार मौजूद थे। वो छुरियां और कुल्हाड़ियां लेकर भागे। उन्होंने नंबरदार के दोनों लड़कों और एक मज़ारे को पकड़ लिया और हाँकते हुए अपने डेरे पर ले आए। यहाँ एक चौक में उन्होंने तीनों को लाठियों से बुरी तरह मारा और अधमुआ करके दरख्तों से बांध दिया। नंबरदार के हिमायती भागते हुए हवेली में जा पहुंचे। उन्होंने बताया कि अगर उसने जल्दी ना की तो उसके दोनों बेटे कत्ल हो जाएंगे। नंबरदार भागता हुआ मेरे पास आया। मैं फौरन मौके पर पहुंचा। नंबरदार के दोनों लड़के मार खा खा कर निढाल हो चुके थे। मैंने उनको छुड़ाया। इतने में गोविंदर भी सिपाहियों के साथ पहुंच गया। हमने हीरे और उसके बाप को गिरफ्तार किया और थाने आ गए।
नंबरदार के असर रसूख को देखते हुए अब हीरे वगैरह के खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी हो गई थी। मैंने पर्चा काट कर बाप बेटे को हवालात में बंद कर दिया। फ़र्ज़ की अदायगी में कुछ तल्ख काम भी करने पड़ते हैं। ना चाहते हुए भी मैंने अमले को हीरे की ठुकाई का हुक्म दिया। बाद अज़ा दंगा फसाद और नुक्स अमन के जराइम में हीरा जेल चला गया, लेकिन सेशन में उसकी ज़मानत हो गई और वो रिहा होकर घर आ गया। दिन गुजरते रहे। शरीफ नंबरदार की एक जवान लड़की थी जिसका नाम रानो था। एक दो दफ़ा उसके घर दावत में मैंने उसे देखा था। वो काफ़ी भोली भाली और खूबसूरत लड़की थी। हुस्न इश्क के मामले भी कुछ अजीब होते हैं। ऐसा लगता है जैसे इश्क करने वाले लोग जहन से नहीं बल्कि दिल से सोचते हैं। शायद इसीलिए इस किस्म की गुत्थियाँ सुलझाने में जहन नाकाम रहता है। वाक़या ये हुआ कि रानो हीरे को दिल दे बैठी और चोरी छुपे उससे मिलने लगी। हैरान कुन बात है कि जिन घरों में हर वक्त किसी मखसूस दुश्मन के बारे में बात होती रहती है, उन घरों में कोई फर्द ऐसा भी पैदा हो जाता है जो दुश्मन को दोस्त बनाने पर तुल जाता है। अजीब फितरत होती है बाज़ लड़कियों की भी। अपने वालिदैन को भी चाहती हैं, भाइयों पर भी जान छिड़कती हैं, लेकिन फिर उनके दुश्मनों को भी दिल दे बैठती हैं। मेरे तजुर्बे में ऐसे कई वाक़यात हैं जिनमें किसी लड़की ने अपने ख़ानदान के सबसे बड़े दुश्मन को अपनी अजीज़ तरीन हस्ती बना लिया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था रानो की। हीरे से उसके ताल्लुकात कायम हो गए। हमारे मुखबिर ऐसी खबरें सुनते फिरते हैं। बिलाल शाह ने जिस रोज़ मुझे ये इत्तला पहुंचाई, मैं जान गया कि अब हीरे के दिन थोड़े रह गए हैं। चंद दिन के अंदर अंदर हस्बे दस्तूर ये खबर फैलने लगी। मुझसे मिलने वाला हर तीसरा चौथा आदमी इस बारे में बात करने लगा। एक रोज़ मेरे मुखबिर बिलाल शाह ने बताया कि छोटी ईद के रोज़ सुबह सहरी के वक्त वो रफ़ा हाजत के लिए खेतों की तरफ गया तो उसने एक जगह रानो और हीरे को देखा है। वो कमाद के खेत की ओट में खड़े बातें कर रहे थे। उसे देखकर वो ठिठक गए और मुख्तलिफ रास्तों पर चल पड़े। फिर वही हुआ जिसका खतरा था। एक रोज़ शाम को पता चला कि पुल की दुकानों के पास ज़बरदस्त झगड़ा हुआ है। शाम दूसरे गांव से रानो का मंगेतर चंद आदमियों के साथ आया था। उसने हीरे को बुरी तरह पीटा। वो खेतों में पड़ा जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा है। लेकिन रात का पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं। हीरे को चोटें तो लगी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वो खुद चलकर घर वापस आया था। दोनों में से किसी फरीक ने भी पुलिस से रुजू नहीं किया। ये वाक़या मेरी तवक्को के बरक्स हुआ था। मेरा ख्याल था कि अब अगर हीरा शरीफ के आदमियों के हत्थे चढ़ गया तो वो उसके 10-20 टोटे ज़रूर कर देंगे। लेकिन मामला वक्ती तौर पर बिगड़ने से बच गया था। फिर भी इस बात का खतरा मौजूद था कि किसी भी वक्त दोबारा तसादुम हो सकता है। मैंने सोचा कि कल दोनों पार्टियों को बुलाकर इस सिलसिले में बात करूंगा, और अगर उनके इरादे ठीक नज़र ना आए तो दोनों तरफ के 5-5, 10-10 आदमी अंदर कर दूंगा। लेकिन वही हुआ जिसका अंदेशा था। उसी रात किसी ने रानो के मंगेतर चंद्रू को गले पर छुरी फिरकर हलाक कर दिया। सिर्फ एक दिन पहले उसका हीरे से झगड़ा हुआ था। कई लोगों के सामने हीरे ने चंद्रू को जान से मारने की धमकियां दी थी। जाहिर है जहन फौरी तौर पर हीरे की तरफ जाना था। कत्ल की इत्तला मुझे रात पिछले पहर अजानों से कुछ पहले मिली। मैं फौरन उसी वक्त मौका वारदात की तरफ रवाना हो गया। मेरी वापसी तक ASI गोविंदर 3 मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार चुका था, लेकिन हीरे का कहीं पता नहीं था। मौका वारदात पर कातिल एक निशानी छोड़ गया था। ये एक चांदी का बड़ा सा तावीज़ था जिसमें सुर्ख रंग का धागा पड़ा था। मैं फौरन पहचान गया। ये तावीज़ मैं हीरे के गले में देख चुका था। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस कत्ल में हीरे का हाथ था। 3 दिन तक हीरे का कुछ पता ना चला। तफ्तीश के तमाम राइज तरीके मैंने आजमा लिए। मकामी खोजियों से मदद ली। हीरे के घर वालों को बंद किया। उसके मिलने जुलने वालों से पूछताछ की, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ। बहरहाल ये कोई छोटा मोटा जुर्म तो था नहीं कि पुलिस हिम्मत हार कर बैठ जाती। ये कत्ल का केस था, और फिर शरीफ के असर रसूख को देखते हुए कातिल को जल्द अज जल्द ढूंढना ज़रूरी था। हमारी कोशिशें जारी थी। कभी कभी मैं भी इस अंदाज से सोचता कि हीरे की ज़िंदगी अब बर्बाद हो गई थी। आज नहीं तो कल उसे कानून के हत्थे चढ़ना ही था। नंबरदारों की सरकारी दरबार में सुनी जाती थी और वो आसानी से इसे फांसी दिलवा सकते थे। मुजरिम लोगों से मेरा इस कदर वास्ता रहता था कि मैं बदफितरत लोगों को पहली नज़र में पहचान लेता था। मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि हीरा बदफितरत नहीं था, वो सिर्फ जीदार या कह लें कि हाथछुट था। अगर उसे अच्छे हालात मिले होते तो वो एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता था। बहरहाल अब वक्त गुजर चुका था। अब वो एक मफरूर कातिल था और मुझे उसको गिरफ्तार करना था। उस रोज़ मैं थाने में बैठा एक अदम पते मुकदमे की फ़ाइल देख रहा था कि मुंशी ने आकर बताया कि एक औरत आपसे मिलना चाहती है। मैंने उसे अंदर भेजने को कहा। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। आते ही वो मेरी कुर्सी के पास बैठ गई। उसने बताया कि वो चौधरी साहब के घर से आई है।
اتنی دیر میں میں اسے پہچان چکا تھا۔ وہ شریف نمبردار کے ہاں شاید برتن وغیرہ مانجتی تھی۔ میں نے اسے ایک بار نمبردار کی حویلی میں دیکھا تھا۔ کہو مائی، کیا بات ہے؟ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ خاصی ڈری ڈری دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے رانو بیوی نے آپ کے پاس بھیجا، اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، جو کہنا ہے صاف صاف کہو، وقت ضائع مت کرو۔ وہ کچھ دیر تو رانو کی تعریفیں کرتی رہی، پھر بولی، وہ ہیرا تو خود ہی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا جی۔ رانو تو ماں باپ کی عزت پر مرنے والی لڑکی ہے۔ اگر پہلے اس کے دل میں ہیرے کے لیے کوئی جگہ تھی بھی تو اب نہیں رہی۔ جس روز چندرو سے اس کا جھگڑا ہوا تھا نا، میں نے خود اسے ہیرے کو برا بھلا کہتے سنا تھا۔ اتنا کہہ کر مائی کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، لیکن رانو کا خیال ہے جی کہ چندرو کو ہیرے نے قتل نہیں کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے چپ رہ کر کسی کو بے گناہ پھانسی پہ نہیں چڑھانا۔ ٹھیک ہے کہ ہیرا برا ہے، اس کے خاندان کا دشمن ہے، پر یہ قتل اس نے نہیں کیا۔ یہ بات وہ کس طرح کہہ سکتی ہے؟ چوری جی، وہ کہتی کہ ہیرے کا جو تعویذ آپ کو قتل کی جگہ سے ملا تھا، وہ قتل کی رات ہیرے کے گلے میں نہیں تھا۔ اس شام ہیرا رانو سے ملا تھا۔ رانو نے ہیرے سے تعویذ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ لڑائی میں کہیں گر گیا ہے۔ رانو کو یہ بات یاد رہ گئی۔ وہ اب تک اس بات کو چھپانے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن اس کے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ مائی کی بات اس طرف اشارہ کرتی تھی کہ ہیرے کو جان بوجھ کر اس قتل میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لڑائی کے دوران اتفاقاً ہیرے کا تعویذ گر گیا تھا یا نوچا گیا تھا۔ بعد میں یہ تعویذ موقع واردات پہ رکھ دیا گیا تھا۔ قتل کا یہ واقعہ کسی گہری سازش کا پتہ دے رہا تھا۔ میں نے مائی کو تو رخصت کر دیا، لیکن خود سوچ بچار میں مصروف ہو گیا۔ رانو کے بھائی ہیرے سے نہیں لڑے تھے، بلکہ اس کا منگیتر لڑا تھا۔ کیا اتفاقاً ایسا ہوا تھا کہ چندرو کی مد بھیڑ ہیرے سے ہو گئی تھی یا اسے لڑایا گیا تھا؟ پھر مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ غیر متوقع طور پر پل پر ہونے والی لڑائی میں ہیرے کو قتل نہیں کیا گیا تھا، بات صرف مار پیٹ تک محدود رہی تھی۔ کیا اس جھگڑے کو بعد میں ہونے والی قتل کی بنیاد بنانے کی کوشش کی گئی تھی؟ میں جو سوچ رہا تھا، مجھے قتل کے سیدھے سادے واقعے کے پیچھے گہری منصوبہ بندی نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ علاقے کا ماہر ترین کھوجی موقع واردات سے کوئی ایسا کھرا اٹھانے میں ناکام رہا تھا جسے ہیرے کا قرار دیا جا سکے۔ ایک بہت صاف کھرا کسی ایسے شخص کا ملا تھا جو ایک پاؤں دبا کر چلتا تھا۔ جودھپور میں صرف 2 آدمی ایسے تھے جو لنگڑا کر چلتے تھے، ایک موچی اور دوسرا ایک مزارہ، لیکن دونوں میں سے کسی کا بھی ہیرے سے تعلق ثابت نہیں ہوا تھا۔ تعویذ کے بارے میں مائی کے انکشاف نے یہ بات کافی حد تک صاف کر دی تھی کہ ہیرے نے یہ قتل نہیں کیا، بلکہ اسے اس معاملے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پھر قتل کس نے کیا ہے؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ نمبرداروں کا کوئی اندرونی معاملہ ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ان لوگوں نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ اگر انہوں نے ہیرے کو پھنسانے کی کوشش کی ہے تو ہر کام بڑی صفائی سے کیا ہوگا۔ ہیرے کا اس دلدل سے بچ نکلنا معجزے سے کم نہ تھا۔ اس رات میرے مخبر بلال شاہ نے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے بتایا کہ ہیرا یہاں سے 7 میل دور ایک گاؤں میں موجود ہے۔ میں نے اسی وقت گھوڑے پر زین ڈلوائی اور بلال شاہ کو ساتھ لے کر اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے کسی تیسرے شخص کو ساتھ نہیں لیا تھا۔ اس گاؤں کے قریب پہنچ کر بلال شاہ نے اپنا گھوڑا کھیتوں کی طرف موڑ دیا۔ دور کھیتوں کے درمیان نیچی چھت والے کچھ کچے پکے کمرے نظر آ رہے تھے۔ شاید ان کو مویشی باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ بے آباد تھے۔ بارشوں کی وجہ سے کچھ کمروں کی چھتیں بھی گر چکی تھیں۔ بلال شاہ نے انگلی کے اشارے سے بتایا کہ ہیرا یہیں ایک کمرے میں موجود ہے۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ چھاپا مار ٹیم کیوں نہیں لی۔ میں نے اسے وہیں کھڑے ہونے کا اشارہ کیا اور پھر کھیتوں کے درمیان چلتا ہوا مکان کے قریب پہنچا۔ پستول میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ہیرے کو آواز دی۔ تیسری آواز پر اس نے مجھے جواب دیا۔ ہیرے، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، باہر آؤ۔ چودھری جی، میرے ہاتھ میں بندوق ہے، آپ قدم آگے نہ بڑھائیں۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور پستول ہولسٹر میں لگا لیا۔ ہیرے، میں اس وقت اکیلا ہوں اور خالی ہاتھ ہوں، آپ کھڑکی کے پاس آ جائیے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ خوفزدہ ہے اور اس کے فرار ہونے کی وجہ بھی یہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں اسے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ رائفل لٹکائے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے کہا، دیکھو بچے، کتنا بھی بھاگ لو، پھانسی کے پھندے سے بچ نہیں سکو گے۔ تم بری طرح سے پھنسے ہوئے ہو۔ میں تمہارے سامنے خالی ہاتھ کھڑا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ مجھے بتاؤ، کیا اس قتل میں تمہارا ہاتھ ہے؟ وہ گلوگیر آواز میں بولا، چودھری صاحب، میرا اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جی۔ دیکھو،
ہم پولیس والے کسی پر رحم نہیں کیا کرتے، اور قتل کے ملزموں پر رحم کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تمہاری عمر چھوٹی ہے، لیکن تمہارے دشمنوں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ تمہیں کسی صورت جینے نہیں دیں گے۔ وہ میری بات سمجھ رہا تھا۔ چودھری صاحب، یہاں میرا سب کچھ ہے۔ زندگی چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ، گھر بار، پیار محبت، سب کچھ۔ صرف اکیلی جان لے کر جانا ہوگا، اور کچھ بھی ہو جائے واپسی نہیں ہوگی۔ بولو منظور؟ لیکن میرے پچھلوں پر کوئی مصیبت آئی تو؟ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا، لیکن جب تک یہاں ہوں ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ کچھ دیر گمسم کھڑا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ میں نے بندوق اس سے لے لی۔ وہ مجھے سلام کر کے اندھیرے میں روپوش ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا، پھر گھوڑوں کی طرف چل دیا۔ بلال شاہ بالکل خاص آدمی تھا، مجھے اس کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ میں نے اسے ساری بات سمجھا دی۔ دوسرے روز میں نے ہیرے کے باپ کو بلا کر اسے ساری تفصیل سمجھائی، اور خاص طور پر تاکید کی کہ کسی کو بھی، حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی، اس بارے میں کچھ نہ بتائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اصل قاتل کون ہے؟ نمبردار کے اپنے گھرانے پر مجھے سب سے زیادہ شک تھا۔ محسوس ہوتا تھا کہ چندرو کو قتل کرنے والوں نے دوہری چال چلی ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے اپنے دشمن کا قصہ تمام کر دیا، اور دوسری طرف ہیرے کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا۔ مزید معلومات کے لیے میں نے شریف کے گھر کام کرنے والی مائی سے رجوع کیا۔ وہ کافی بھروسے کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ ایک رات خفیہ طور پر میں نے اسے تھانے بلا بھیجا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ نمبردار کی بیٹی سے کچھ اور باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ دوسرے دن بڑھیا رات کے وقت میرے پاس پھر آئی۔ اس نے بتایا کہ رانو کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے باپ یا بھائیوں وغیرہ میں سے کسی نے چندرو کو قتل نہیں کیا ہے۔ چندرو شریف نمبردار کے ایک بچپن کے یار کا بیٹا تھا۔ بہت پہلے اس کے باپ نے رانو کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ شروع میں وہ کافی پیسے والے تھے، لیکن پھر کسی مقدمے میں ان کی ساری زمینیں بک گئیں، اور چندرو کا باپ جیل میں مر گیا۔ اس کی ماں اور 2 بھائی بھی وبائی بیماری میں مر گئے۔ اب وہ اکیلا تھا۔ رانو کا کہنا ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چندرو کو اس کے باپ یا بھائیوں نے مروایا ہوگا۔ چند روز بعد میں نے خود بھی شریف نمبردار اور اس کے بیٹوں سے غیر محسوس طور پر پوچھ گچھ کی۔ مجھے بھی یہی اندازہ ہو کہ کم از کم شریف نمبردار کا اس قتل میں ہاتھ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک اندازہ یہ بھی ہوا کہ وہ اس قتل کے بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ضرور ہے۔ بہرحال میں نے اس سے ایسا کوئی سوال نہیں کیا جس سے اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ شریف نمبردار کا گھرانہ برابر مجھ پر زور دے رہا تھا کہ میں قاتل کو جلد ڈھونڈنے کی کوشش کروں۔ ان کا اشارہ ظاہر ہے ہیرے کی طرف تھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں قاتل کو ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ کوئی 3 ہفتے کے بعد قصائیوں اور نمبرداروں میں پھر لڑائی ہو گئی۔ اس دفعہ قصور سراسر نمبردار کے گھرانے کا تھا۔ چھوٹے بچوں کی لڑائی کو بہانہ بنا کر نمبردار اور اس کے حواریوں نے قصائیوں کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ انہوں نے ہیرے کے چھوٹے بھائی کو بڑی بے دردی سے مارا تھا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے کھیتوں میں لے گئے اور لاٹھیاں مار مار کر اس کو بے ہوش کر کے پھینک دیا۔ یہ ایک نہایت سنگین واردات تھی۔ میں نے کسی کی طرفداری کی کوشش نہیں کی، صرف انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ اس پر بھی شریف نمبردار آگ بگولا ہو گیا۔ بعد میں کچھ لوگوں کی زبانی پتہ چلا کہ وہ مجھ پر قصائیوں کی طرفداری کا الزام لگا رہا ہے۔ دوسرے روز ہی بڑی بڑی سفارشیں آ گئیں، اور میں نے نمبردار کے دونوں بیٹوں کو بادل ناخواستہ چھوڑ دیا۔ نمبردار سے اب پہلے والے تعلقات نہیں رہے تھے، لیکن پھر بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھل کر میری مخالفت کرتا۔ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ شاید میری جگہ کوئی دوسرا افسر ہوتا تو وہ راتوں رات اس کا تبادلہ کرا دیتا۔ چند دن اور گزر گئے۔ مجھے خطرہ تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا سن کر ہیرا کہیں طیش میں نہ آ جائے۔ اس کی واپسی بہت سے ہنگاموں کی بنیاد ثابت ہو سکتی تھی، لیکن 8-10 دن گزرنے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ یا تو اسے اس واقعے کی خبر ہی نہیں ہوئی، یا اس نے وعدہ نبھانے کے لیے خود پر ضبط کر لیا ہے۔ میں مسلسل چندرو کے قاتل کی کھوج میں تھا، لیکن ابھی تک کوئی واضح رستہ نظر نہیں آیا تھا۔ بہرحال تفتیش جاری تھی۔ میں نمبردار کے گھر کام کرنے والی مائی سے وقتاً فوقتاً معلومات حاصل کرتا رہتا تھا۔ اس کی زبانی مجھے نمبردار کے گھر کے اندرونی حالات کا علم ہوتا رہتا تھا۔ نمبردار کی لڑکی رانو بہت پریشان اور اداس رہتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہیرے کو دل سے بھلا نہیں سکی تھی، یہاں تک کہ 1-2 بار اس نے بڑھیا سے زہر لانے کی فرمائش بھی کی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہیرے کے ساتھ محبت میں بہت دور نکل گئی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ اب نمبردار جلد ہی اس کی شادی کر دے گا۔ حسب توقع چند ہی روز بعد پتہ چلا کہ نمبردار رانو کی شادی دھوم دھام سے کر رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر میرا خیال ہیرے کی طرف چلا گیا۔ اگر شادی کے موقع پر اس نے
गड़बड़ की कोशिश की तो कोई नहायत संगीन वाक़या रोनुमा हो सकता था। मैंने शरीफ से मुलाकात की और उसे इशारे किनाए में इस खतरे से आगाह किया। उसे अपने चेले चाटों पर बेइंतहा भरोसा था। उसने मगरूर लहजे में कहा, चौधरी साहब, अगर उसकी हवा भी इस तरफ आई ना तो वापस नहीं जाएगी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। नंबरदार ने रानो का रिश्ता छोटे भाई की तरफ किया था। उसी भाई का मैंने शुरू में जिक्र किया था। उसका नाम नज़ीर था, लेकिन शहर जाकर मियाँ मोहम्मद नज़ीर बन गया था। आमतौर पर उसे मियाँ साहब कहा जाता था। मियाँ साहब से मेरी मुलाकात शादी से एक रोज़ पहले हुई। वो इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए गाँव आया था। उसने सर पर टोपी और तोंद के ऊपर शेरवानी कसी हुई थी। बातचीत से वो बड़ा नरम खू और बाइखलाक दिखाई देता था, लेकिन उसकी छोटी छोटी आंखों में मक्कारी की चमक थी। मैं ऐसे लोगों को अच्छी तरह पहचानता था। ये लोग अपने फायदे के लिए हर काम कर गुजरते हैं। दूसरे दिन बारात आई थी। मैंने अपने चंद आदमियों को सफ़ेद कपड़ों में गांव के इर्द गिर्द मुतय्यन कर दिया था। मैं हीरे को किसी किस्म का मौका नहीं देना चाहता था। दोपहर 1 बजे के करीब बारात आई। बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। बाराती करीबन आधे घंटे तक हवाई फायरिंग करते रहे। दूल्हा के दोस्तों में मुझे चंद बदकमाश अफराद भी नजर आए। एक शख्स को तो मैं अच्छी तरह जानता था। वो कत्ल और डकैती के कोई मुकदमों में मुलविस रहा था। मेरे जहन में कई ख्याल सर उठाने लगे। रानो का खाविंद मुझे कोई शरीफ आदमी दिखाई नहीं देता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रू के कत्ल में उसका हाथ हो। मैं जू जू सोचता गया, जहन की गिरें खुलती चली गई। मियाँ मोहम्मद नज़ीर एक चालबाज शख्स था। वो रानो की बहुत बड़ी जायदाद के लालच में उसे अपनी बहू बनाना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में चंद्रू की रुकावट थी। दूसरी तरफ हीरा भी उसको परेशान कर रहा था। उसने एक तीर से 2 शिकार किए थे। चंद्रू को मारकर हीरे को कातिल बना दिया और बाद में नंबरदार शरीफ को इस हकीकत का पता चला होगा, लेकिन वो खुद भी रानो का हाथ चंद्रू के हाथ में देने में हिचकिचाहट का शिकार था। चंद्रू उनके खानदान की बराबरी नहीं करता था। इस कत्ल से उसका रास्ता खुद ब खुद साफ हो गया। उसने चंद्रू के कत्ल को भूलकर अपनी बेटी का हाथ भतीजे के हाथ में देने का फैसला कर लिया था। बारात हवेली के बड़े दरवाजे के सामने पहुंची। दूल्हा घोड़े समेत हवेली के अहाते में दाखिल हो गया। तमाम लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए। बारात में कई एक सरकारी ओहदेदार भी नजर आ रहे थे। मैं अजब शशोपंज में था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि रानो का होने वाला खाविंद चंद्रू के कत्ल में मुलविस है, लेकिन बगैर मुनासिब तैयारी और शहादतों के ऐसे नाजुक वक्त में कोई कदम उठाना सरासर हिमाकत थी। थोड़ी देर बाद निकाह की रस्म अदा हो गई। तमाम लोग खाने के लिए हवेली के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़े। मैंने दूल्हा की तरफ देखा और मेरा शक पुख्ता यकीन में बदल गया। चंद्रू का कातिल दूल्हा ही था। वो लंगड़ा कर चल रहा था। बारात को रात गांव में ही रहना था। मुझे हीरे की तरफ से अभी खतरा था। उस रात मैंने थाने की तमाम नफरी गांव को आने वाले रास्तों पर लगा दी। खुद भी रात के 11 बजे तक मैं सूरत हाल का जायजा लेता रहा। बहरहाल रात खैरियत से गुजर गई। दूसरे दिन बारात दुल्हन को लेकर शहर वापस चली गई। मुझे खुशी थी कि चाहे वजह कुछ भी हो, हीरे ने मुझसे किया हुआ वादा निभाया था और कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। दिन गुजरते रहे। मेरी बेचैनी बढ़ती चली गई। अंग्रेज का ज़माना था और मेरे थाने में कत्ल हुआ था। अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए थे। ये बात मेरे लिए बड़े खतरे का बायस थी। अंग्रेज इस मामले में बहुत सख्त था और कोई बहाना सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। मैंने खुफिया तौर पर सबूत और गवाहियां ढूंढने का काम जारी रखा। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि नंबरदार की बिरादरी में कई लोग ऐसे थे जो जानते थे कि चंद्रू को नंबरदारों ने खुद कत्ल करवाया है, लेकिन इसके बावजूद वो जुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। मुझे एक जगह से इस बात का सबूत भी मिल गया कि रानो का खाविंद अल्ताफ, जिसे कई लोग छोटे मियाँ साहब भी कहते थे, रानो के मंगेतर चंद्रू से मिला था। उसने चंद्रू को हीरो के खिलाफ भड़काकर उन दोनों को लड़ाया था। दोनों में से कोई भी मर जाता तो फायदा उसी का था, लेकिन शायद ये चंद्रू भी किसी हद तक इस बात को समझ गया था। हालांकि पुल पर होने वाली लड़ाई में उसके साथ अल्ताफ के कई आदमी थे, लेकिन उसने हीरे को जान से मारने की कोशिश नहीं की थी। अल्ताफ ने सारा प्रोग्राम पहले ही बना रखा था। जब ये दाव बेकार हो गया तो उसने चंद्रू को कत्ल कर दिया और इस कत्ल में हीरे को फंसा दिया। मैंने इस केस पर काफ़ी मेहनत की थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुजरिम को करार वाकई सज़ा मिलेगी। मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा था और मेरे जानने वालों को पता है कि मैंने फ़र्ज़ निभाते हुए कभी खदशात को दिल में जगह नहीं दी। एक रोज़ मैं चंद सिपाहियों के साथ अमृतसर गया। मकामी थानेदार से मिलकर हमने छापा मारा और अल्ताफ़ को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में पहले ही मुकम्मल कर चुका था। 48 घंटों के अंदर अंदर मैंने चालान मुकम्मल करके अदालत में पेश कर दिया। मेरे कंधों का बोझ हल्का हो चुका था।
अब जिम्मेदारी अदालत की थी कि वो मुजरिम को छोड़ती है या सजा देती है। मुझे सख्त हैरत हुई जब पहली पेशी में अल्ताफ की जमानत हो गई। नंबरदार और उसके हवारी अब खुलकर मेरी मुखालफत करने लगे। मेरा ख्याल था कि वो मेरे तबादले की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने इससे भी लंबा हाथ मारा। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने रिश्वत लेकर दानिस्ता तौर पर असल कातिल यानी हीरे को भगा दिया है। मेरे थाने ही में मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। इब्तदाई तफ्तीश के बाद केस अदालत में चला गया। वो मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाही पेश नहीं कर सकते थे। मेरा रिकॉर्ड और मेरा काम आला अफसरों के सामने था। दूसरी पेशी में मुझे इस इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। नंबरदार शरीफ और उसका भाई जख्मी सांप की तरह बल खाकर रह गए। कुछ दिन के लिए मामला ठंडा हो गया, लेकिन नंबरदारों की दुश्मनी छुपाई नहीं छुपती थी। वो एक बार फिर कसाईयों की तरफ मुतवज्जो हो गए। जोधपुर में कसाईयों के 4 घर थे। 2 घर तो खौफजदा होकर कस्बे से जा चुके थे। अब सिर्फ हीरे का बाप और उसका भाई रह गए थे। पहले तो उन्होंने हीरे के चाचा को चोरी के एक झूठे मुकदमे में फंसाया। उसके बाद हीरे के बाप से उसकी दुकान छुड़ा दी। उनकी 10 दराजियां रोज बरोज बढ़ती जा रही थीं। फिर नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि एक रोज उन्होंने हीरे की 12-13 साला बहन पर हाथ डाल दिया। वो कुएं पर पानी भरने गई थी। वहां नंबरदार के छोटे लड़के ने उससे छेड़छाड़ की। जब लड़की ने मज़ाहमत की तो उसने उसे तमाचे मारने शुरू कर दिए। उसका भाई जो पहले ही जख्मी था, उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे धक्के देकर जौहर में गिरा दिया गया। बच्ची पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो गांव के लड़कों को खराब करती है। जब मेरे कानों तक ये खबर पहुंची तो मुझे सख्त तैश आया। साफ जाहिर था कि नंबरदार के लड़के हीरे की दुश्मनी उसके घर वालों से कर रहे हैं। ये खबर सुनते ही मेरी छठी हिस्स खबरदार करने लगी कि अब जोधपुर में खून खराबा होगा। मैंने शरीफों को बदमाश बनते और बदमाशों को कातिल बनकर बदले चुकाते और खून बहाते देखा था। मुझे मालूम था कि अब हीरा वापस आ जाएगा। वैसे भी जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो फिर जालिमों के दिन पूरे हो जाते हैं। दूसरे रोज जोधपुर की पंचायत बुलाई गई। उसमें नंबरदार और उसके हमनवाओं ने इस बात पर इसरार किया कि कसाईयों के चाल चलन ठीक नहीं, उन्हें कस्बे से निकाल दिया जाए। ऐन उस वक्त जब पंचायत नंबरदार की हिमायत में फैसला देने वाली थी, मैं वहां पहुंच गया। मैंने खुलकर नंबरदार की मुखालफत की और सबके सामने कहा कि वो दुश्मनी के लिए मासूम लड़कियों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मैंने पंचायत को फिलफौर अपना फैसला महफूज रखने का मशवरा दिया। भरी पंचायत में नंबरदार की पुरजोर मुखालफत फौरन रंग ले आई। मुझे अमृतसर में एसपी की तरफ से बुलावा आ गया। मैं फौरन अमृतसर पहुंचा। एसपी साहब मुझसे अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी में हद से तजावुज कर रहा हूँ। शायद उनका इशारा पंचायत के वाक़े की तरफ था। मैंने वाज़े तौर पर हीरे के घर वालों की वकालत की। मैंने एसपी साहब को बताया कि शरीफ नंबरदार और उसका भाई जिस अंदाज से कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, इससे खून खराबे का अंदेशा है। मैंने तमाम वाक़यात की तफसील खोलकर बयान की। एसपी साहब काफ़ी हद तक मेरी बात समझ गए, लेकिन उन पर भी ऊपर से दबाव था। बहरहाल उन्होंने कहा कि वो कल जोधपुर आएंगे और ख़ुद हालात का जायज़ा लेंगे। मैं शाम के बाद जोधपुर वापस आ गया। मेरी छठी हिस्स मुझे किसी खतरे से आगाह कर रही थी। मैं घोड़ा लेकर बाहर निकल गया और पूरे कस्बे का चक्कर लगाया। फिर मैं गैर इरादी तौर पर नंबरदार की हवेली की तरफ चल दिया। नंबरदार के मुलाजमों ने मुझे अंदर बिठाया। थोड़ी देर बाद नंबरदार और उसका बड़ा बेटा आ गए। मुझे मालूम था कि वो सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। वो मेरे सामने सोफों पर बैठ गए। मैंने उनसे कहा, देखें, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने इलाके में अमन व अमान देखना चाहता हूँ। आपकी बात दिल से निकाल दें कि मैं आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी रखता हूँ। नंबरदार का बेटा तिनक कर बोला, चौधरी साहब, आप मतलब की बात करें। हमें मालूम है कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। शायद उसका ख्याल था कि मुझे अमृतसर से जो बुलावा आया था उसके नतीजे में मैं माफ़ी मांगने या सुलह करने के लिए आया हूँ। मैंने नंबरदार से मुखातिब होकर कहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग होशियार रहें। अगर आप कहें तो मैं हवेली की हिफाजत के लिए कुछ आदमी भेज देता हूँ। शरीफ नंबरदार ने गुस्से में कहा, चौधरी साहब, हमारी हवेली आपके आदमियों की मोहताज नहीं है। अपनी हिफाजत हम आप कर सकते हैं। आप हमें हमेशा उस कसाई के लौंडे से डराने की कोशिश करते हैं। शायद अभी तक आपको हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। उसके लहजे पर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं खामोश रहा। थोड़ी देर वहां बैठकर मैं वापस लौट आया। उस रात मैं थाने में ही रहा। एहतियातन मैंने कुछ सिपाही सादा लिबास में इधर उधर लगा दिए थे। रात काफ़ी देर तक मेरी आंख न लगी। करीबन आधी रात के वक्त अभी मैं ज़रा सोया ही था कि हड़बड़ाकर जाग उठा। 2 सिपाही मेरे सिरहाने खड़े थे। उनके कुछ कहने से पहले ही मैं मामला समझ गया। मैंने करीब रखी टॉर्च उठाई, फौरन वर्दी पहनी और उनके साथ बाहर को लपका। गांव से भागो दौड़ो की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने देखा कि नंबरदार की हवेली की तरफ से
आग के शोले बुलंद हो रहे थे। अभी हम थोड़ी ही दूर गए थे कि अचानक ही मेरा मुखबिर बिलाल शाह मुझसे आन टकराया। वो सख्त घबराया हुआ था। चौधरी साहब, हीरे ने शरीफ नंबरदार और उसके दोनों लड़कों को कत्ल कर दिया है और हवेली को आग लगाकर भाग गया है। मैंने चंद लम्हे के लिए सोचा, जरा सी ताखिर मुजरिम को कानून की गिरफ्त से बहुत दूर ले जा सकती थी। मैंने उसी वक्त घोड़े पर जेन डाली, बिलाल शाह के अलावा 3 सिपाहियों को साथ लिया और मुजरिम के ताक़ुब में रवाना हो गया। कस्बे से बाहर नंबरदार के आदमी घबराहट के आलम में घोड़े दौड़ाते फिर रहे थे, लेकिन हीरा उनकी पहुंच से दूर जा चुका था। उनमें से कोई नहीं जानता था, लेकिन मुझे मालूम था कि वो किस तरफ गया होगा। मेरा रुख शहर की तरफ था। अमृतसर वहां से कोई 10 कोस के फासले पर था। सरपट घोड़े दौड़ाते हम 1 घंटे में शहर पहुंच गए। एक बड़ी कोठी के सामने हम घोड़ों से उतरे। गेट पर मियाँ मोहम्मद नज़ीर और मियाँ मोहम्मद अल्ताफ़ के नाम लिखे नजर आ रहे थे। अल्ताफ़ को पकड़ने के सिलसिले में एक दफ़ा पहले मैं यहाँ आ चुका था। हमने गेट खटखटाया, लेकिन कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। तब मैंने दीवार के ऊपर से देखा। बड़ी बड़ी मूछों वाला एक मोटा सा शख्स, जो शायद कोठी का चौकीदार था, दीवार के साथ टेक लगाए करहा रहा था। उसने अपना पेट दोनों हाथों से थामा हुआ था। मैंने ऊपर बालकनी में भी किसी शख्स को भागते हुए देखा। मैंने एक सिपाही को दीवार फांदने का हुक्म दिया। उसने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा खोल दिया। हम भागते हुए इमारत के अंदर पहुंचे। उस वक्त ऊपरी मंजिल से धमा चौकड़ी की आवाज़ें आईं। हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंचे। सीढ़ियों के पास ही रानो सख्ते के आलम में खड़ी थी। उसका ससुर नज़ीर हीरे के नीचे दबा हुआ चिल्ला रहा था। उसकी बंदूक थोड़ी ही दूर पड़ी थी। हीरे के हाथ में खंजर था। मैंने हीरे को ललकारा। उसने झटके से गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैंने पिस्तौल से उसके सर का निशाना ले रखा था। खंजर फेंक दो हीरे, मैंने गरजदार आवाज में कहा। हीरा रानो के ससुर को छोड़कर खड़ा हो गया। वो अपनी तोंद हिलाता हुआ भागा और हमारी आड़ में हो गया। हीरा उल्टे पांव आहिस्ता आहिस्ता बालकोनी की तरफ बढ़ रहा था। मैंने पिस्तौल को हिलाते हुए कहा, हीरे, एक कदम भी हिलाना तो गोली मार दूंगा। हीरे ने भर्राई आवाज में कहा, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा चौधरी साहब। खेल खत्म हो गया हीरे, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इधर को रुख मत करना। हीरे ने कहा, नहीं, तुमने कहा था चौधरी साहब, मैं तुम्हारे घर की देखभाल करूंगा। मैंने कोई वादा नहीं किया था हीरे, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। हीरे को बातों में लगाने का मकसद पूरा हो गया था। हीरे के पीछे एक दरवाजा धमाके से खुला। बिलाल शाह हीरे पर झपटा और उसे पकड़कर पीछे से जकड़ लिया, लेकिन हीरे के जिस्म में तो जैसे बिजलियां भरी हुई थी। उसने अपने जिस्म को झटके से घुमाया। बिलाल शाह की गिरफ्त ढीली हुई। दूसरे लम्हे वो हीरे के सामने थे। सर की खौफनाक टक्कर बिलाल शाह के मुंह पे लगी। वो चारों शाने चित फर्श पर गिर गया। मैंने एक लम्हे के लिए भी हीरे को पिस्तौल की जद से बाहर नहीं निकलने दिया था। इससे पहले कि वो बालकनी से छलांग लगाता, मैंने उसकी टांग को निशाना बनाया। एक धमाका हुआ। वो लड़खड़ा कर गिरा, फिर घिसटता हुआ बालकनी की तरफ बढ़ा, लेकिन मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। सिपाहियों ने उसे दबोचकर उसके हाथ पीछे की तरफ मोड़े और हथकड़ी लगा दी। रानो ये मंजर देखकर सिसकियां लेने लगी। अभी उसे मालूम नहीं था कि जिसके लिए वो रो रही है, वो उसके बाप और भाइयों को कत्ल कर चुका है। रानो का खाविंद घर में मौजूद नहीं था। केस बिल्कुल वाज़ेह था। हीरे को फांसी की सजा हो गई। उसके बूढ़े बाप ने हाई कोर्ट में अपील की। दूसरी तरफ रानो का ससुर मियाँ नज़ीर मुकदमे की भरपूर पैरवी कर रहा था और हीरे के बचने का कोई इम्कान नहीं था। मेरा तबादला दूसरी जगह हो चुका था, लेकिन जोधपुर के बारे में खबरें मिलती रहती थी। रानो का खाविंद अय्याश फितरत का मालिक था। वो घर में कम ही आता था। उसकी रातें उमूमन बाजार हुस्न में बसर होती थी। रानो बड़ी तंगी के दिन गुजार रही थी। उसका ससुर उस पर बेहद सख्ती करता था। और फिर एक रोज़ अखबार की खबर से पता चला कि हीरा अपने 2 साथियों के साथ जेल तोड़कर फरार हो गया है। फरार होने के चंद घंटे बाद उसने रानो के ससुर और उसके खाविंद को कत्ल कर दिया और रानो को उठाकर ले गया। हीरा और उसके दोनों साथी मफरूर मुजरिमों के एक दूसरे बड़े गिरोह के साथ मिल गए। उन लोगों ने अगले 2-3 साल मशरक़ी पंजाब की पुलिस को बेहद तंग किया। आखिर हुकूमत की तरफ से माफ़ी के ऐलान पर डाकुओं के उस गिरोह ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। हीरा भी उनमें शामिल था। उसने रानो से शादी रचा ली थी और 2 बच्चों का बाप था। हीरे को शायद 10 साल कैद की सज़ा हुई थी। इसके बाद मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। शायद किसी ने सच ही कहा है कि जुल्म की इंतहा जालिमों को मजलूम बना देती है और मजलूमों को संग दे। इसके साथ ही इस कहानी का अख्तिताम होता है।